नमस्कार विद्यार्थियों। और इस क्लास में हम लोग आज सबसे पहले एक शुभारंभ कर रहे हैं बहुत ही अच्छे अप्रोच के साथ, और वो है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के लिए। तो जीएस पेपर 4 का पूरा कंप्लीट कोर्स हम लोग आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और ये उसकी पहली क्लास है, प्रॉपर क्लास वाइज। इससे पहले हमने आपको कुछ स्ट्रैटेजी के बारे में बताया है कि नए बच्चों को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये जीएस 4th पेपर का पहला क्लास है, और ये है एथिक्स को लेकर के, ठीक है। देखिए, एथिक्स शब्द जो है इसके निहितार्थों को पहले समझना है। जब हम ये शब्द कहते हैं, एथिक्स शब्द जब हम प्रयोग करते हैं, तो दो तरह की समझबूझ हमें दिखाई देती है। एक तो इसका संबंध नीति शास्त्र से हम करते हैं, यानी ये कोई विषय है, ये कोई सब्जेक्ट है, हम ऐसा समझते हैं। दूसरा, इसका संबंध नैतिकता से, और ये व्यवहार या आचरण का विषय हो जाता है, ठीक है। आचरण का विषय ये बन जाता है, और इसमें हम लोग बात करते हैं कि मनुष्य का व्यवहार या आचरण किस तरह का होना चाहिए। इस तमाम पहलुओं पर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है, हमें जिस चीज़ की तैयारी करनी है, बेसिकली वो तैयारी हमें इसके व्यवहार या आचरण के संदर्भ में ही करनी है। जो सिविल सेवा का जो सिलेबस है, हमारा जो पाठ्यक्रम है, वो इससे रिलेटेड है, ना कि एक विषय से संबंधित। ये जरूर ध्यान रखें कि हम लोग इसके सैद्धांतिक पक्ष पर बात करेंगे, इसके सिद्धांतों का हम लोग अध्ययन जरूर करेंगे, लेकिन हमारा संबंध व्यवहार या आचरण से होगा, क्योंकि सिविल सेवा में, सिविल सेवा के स्तर पर हमें इसी का अध्ययन करना होता है, ठीक है। ये ध्यान रखने लायक पहलू है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है इस बात का ध्यान रखना कि हमारी तैयारी में, है ना, ये व्यवहार या आचरण जैसे पहलू को हम लोग प्राथमिकता दें। तो जब भी हम एथिक्स शब्द को बोलते हैं, तो दो बैकग्राउंड म्यूज़िक सुनाई देता है कि ये एक सब्जेक्ट है या आचरण है। जाहिर है हमें कौन से एरिया पे ध्यान देना है। जो हमारा पाठ्यक्रम है वो इससे रिलेटेड है, और जो सिविल सेवक हैं उन्हें कैसे नैतिक बनाएं, इस पर हमें विशेषकर ध्यान देना होता है। यही ध्यान में रखकर जो क्वेश्चन सेटर हैं उन्होंने क्वेश्चंस को फ्रेम किया हुआ है। अब हम देखेंगे एथिक्स एज ए टर्म, ये जो हम यूज़ करते हैं, एथिक्स शब्द जो हम प्रयोग करते हैं, बेसिकली इस शब्द को कहाँ से लिया गया है? तो इसे यूनान से लिया गया है। ग्रीक टर्मिनोलॉजी है यूनान। यूनान में एक जगह है इथोस। इथोज शब्द से इसको लिया गया है, यूनानी शब्द से। यूनानी शब्द है ना, इथोस या एथिका, ठीक है। तो द टर्म एथिक्स हैज बीन क्वाइंड और हैज बीन इंपोर्टेड फ्रॉम द ग्रीक टर्मिनोलॉजी कॉल्ड इथोस और एथिका। हम लोगों ने इथोस या एथिका शब्द से इसे आयातित किया हुआ है, और इसके अपने कुछ अर्थ हैं, कुछ निहितार्थ हैं जिसे हमें समझना चाहिए। इसका जो संबंध है वो है रीति, रिवाज, प्रथा, परंपरा इत्यादि से इसको देखा गया है ना। रीति, रिवाज, प्रथा, परंपरा एटसेट्रा, ठीक है। यानी एथिक्स के निर्धारण में रीतियों का, है ना, प्रथा, परंपरा, इन सब की भूमिका बहुत ही देखने को मिलती है। तो इसी इथोस या एथिका से एथिक्स शब्द का एथिक्स जो शब्द है इसका निर्माण हुआ है, या
इसका आविष्कार हुआ है, आप ऐसा समझ सकते हैं, ऐसा जान सकते हैं। इसकी जो परिभाषा है वो इन्हीं रीति रिवाज के आधार पर या ईथोस के आधार पर ही इसे परिभाषित किया जाता है। जो इसका डेफिनेशन है वो इसी आधार पर हमें देखना चाहिए, इसे ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, क्या है नैतिकता, क्या है बेसिकली? तो एथिक्स क्या है जी? सामाजिक मानकों से बनने वाले सिद्धांतों के आधार पर, ठीक है, किसी व्यक्ति के आचरण में सही और गलत का निर्धारण नैतिकता कहलाता है। ठीक है, तो क्या है ये? सामाजिक मानकों से बनने वाले सिद्धांतों के आधार पर, ठीक है, किसी के आचरण में सही या गलत को तय करना। ठीक है, फिक्सेशन ऑफ राइटनेस एंड रॉन्गनेस इन इंडिविजुअल बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ सोशल नॉर्म्स और सोशल प्रिंसिपल्स कॉल्ड एथिक्स। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिसका हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है। इसमें सामाजिक मानकों पर बल दिया गया है। ठीक है, सामाजिक मानकों के आधार पर बातें इसमें की गई हैं और इसमें कुछ ना कुछ सिद्धांतों की बात की जाती है, थ्योरीज की बात इसमें की जाती है। सही या गलत जैसे पहलुओं को इसमें देखा जाता है कि क्या सही है और क्या सही नहीं है। ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो एथिक्स को परिभाषित करने में, एथिक्स की जो परिभाषा है, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ चला आया? सामाजिक मानक, सामाजिक मानक। दूसरा इसमें क्या आएगा? इसमें कुछ सैद्धांतिक पहलू आएगा, सिद्धांत इसमें शामिल होता है। ठीक है, तीसरा पक्ष जो इसमें शामिल वो है, वो क्या सही है और क्या सही नहीं है, सही या गलत जैसी चीज़ों को इसमें ध्यान में रखा गया है। और इसका जो संबंध है वो व्यक्ति के आचरण है या व्यवहार से। तो जाहिर है कि व्यवहार के जो पक्ष होते हैं या व्यक्ति का जो आचरण वाला पक्ष होता है, वो पक्ष ये सब इसी से संबंधित होता है ना, ये ध्यान रहे। सामाजिक मानक में जो जिन बिंदुओं का हमें ध्यान रखना चाहिए, है ना, उन बिंदुओं में क्या क्या होगा? सामाजिक मानक कैसे बनेंगे? तो रीति से बनेंगे, रीतियों से बनेंगे, ठीक है, रिवाजों से बनेंगे, ठीक है, रीति रिवाज, ठीक है, प्रथा, परंपरा, ठीक है, इत्यादि। इन्हीं सब चीज़ों से तो मानक बनते हैं कि भाई प्रथा है, परंपरा है, एक कन्वेंशन है ना, कि भाई बुजुर्गों की जो हमें अधिक ध्यान रखना चाहिए, बुजुर्गों का इज्जत करना चाहिए, उन्हें प्रायोरिटी देना चाहिए। ये सभी क्या है? इथोस है एक तरह से, है ना। यही तो यूनानी शब्दावली से आया है, यही इथोस है, या इसी का संबंध जो है वो एथिका से बना हुआ है। इथोस या एथिका इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो जब भी बच्चों परिभाषित करना हो एथिक्स क्या है, तो हमें इन्हीं सभी शब्दों के आधार पर इसकी परिभाषा या डेफिनेशन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या परिभाषा है?
आप बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने लिखा भी था, आप लिखिएगा। किसी व्यक्ति के आचरण या व्यवहार में सामाजिक मानकों से बनने वाले सिद्धांतों के आधार पर सही और गलत का निर्धारण करना एथिक्स कहलाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ये एक तो परिभाषा है, आप इसको रटिए नहीं नहीं तो जैसा आप है ना 3 इडियट्स में देखे थे, कुछ वैसा होने लगेगा। आप क्या करिए, इन सारे फैक्टर्स को, ये जो आपके पॉइंट्स बनाए गए हैं, इनको आप ध्यान में रखें और कहीं से भी स्टार्ट करके परिभाषाएं हम लिख सकते हैं, है ना। एथिक्स का संबंध मनुष्य के आचरण में सही एवं गलत के निर्धारण से होता है, जो सामाजिक मानकों से बनने वाले सिद्धांत पर आधारित होते हैं। ठीक है, ऐसा कह दिया। फिर एथिक्स क्या है? ऐसे सिद्धांत जो सामाजिक मानक पर आधारित हों और जो सामाजिक रीतियों, रिवाजों, प्रथा, परंपरा के आधार पर किसी व्यक्ति के आचरण में सही और गलत के निर्धारण के लिए भूमिका संपादन करते हों, उसे एथिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की बातें हम देख सकते हैं। तो लगातार हम चाहें तो इसमें 4-5 तरह से अलग अलग शब्दावली के आधार पर हम इसकी परिभाषा को कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, इसका ध्यान रखना अपने आप में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें अगर हम आगे बढ़ें, इससे पहले कि एथिक्स की सार तत्व क्या है, एथिक्स का आयाम क्या है, इसकी संकल्पना को पूरे तरीके से हम जानें, हम लोग सबसे पहले आज ये जानना चाहेंगे कि एथिक्स जब हम बात करते हैं, जब एथिक्स के लिए पढ़ाई करते हैं, तो इसमें कौन कौन से विषय वस्तु शामिल होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पहलू इससे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इसके कारक क्या हैं, एथिक्स। ठीक है, इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, फैक्टर्स या घटक। ठीक है, ये कौन कौन से हैं, हमें सबसे पहले इसी की बात करनी। फैक्टर्स ऑफ एथिक्स, कौन कौन से घटक हैं, मतलब क्या क्या बिंदु होगा तो एथिक्स हो जाएगा, या हमें एथिक्स के कॉन्टेक्स्ट में किन किन बिंदुओं का हमें अध्ययन करना होगा, किन किन विषय वस्तुओं का हमें अध्ययन करना होगा। आज हमें ये बात सीखना है, इस बात पर गौर फरमाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसके फैक्टर्स में जो चीज़ें शामिल होंगी वो कौन कौन सी होगी। सबसे पहला, कभी भी ये जो है, इसका संबंध जो है सद्गुण से है। सद्गुण, सद्गुण या वर्चू। अब ये क्या है, हम इसको देखेंगे, बात करेंगे। ठीक है, सद्गुण के बारे में हम यहाँ बात कर रहे होते हैं। इसका संबंध जो है वो शुभता से होता है। शुभता, शुभ का तत्व, गुडनेस से होता है। ठीक है, इसके जो घटक हैं, इसमें ड्यूटीज पर बात की जाती है, कर्तव्य की बात इसमें की जाती है। ठीक है, कभी भी इसमें मतलब अधिकारों की बहुत बात नहीं होती है। नैतिकता के संदर्भ में अधिकारों की बातचीत बिल्कुल भी नहीं होती है। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में अधिक बातें होती हैं, यही इसका घटक होता है। इतना ही नहीं, एथिक्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो जो घटक है वो है अंतरात्मा। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण घटक अंतरात्मा है ना, कंसाइंस है ना। अंतरात्मा के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे, है ना। आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है और शुभ का तत्व ही इसमें देखने को मिलता है। ये हमेशा एथिकल डायमेंशन पर ही कार्य करता है। आत्मा या अंतरात्मा जो है वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं करती है, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, इतना ही नहीं, इसके अलावा हमें ऋत ऋण जैसी बातें करनी होंगी। ऋत एवं ऋण, आरएएस के सिलेबस में ये ऋत एंड ऋण
की बात की गई, पूर्णतः ये भारतीय संकल्पना है, इंडियन। एक जैसे रित जो है ना, हिंदी भाषा के रीति शब्द से बना है, रीति रिवाज प्रथा परंपरा से ये बना है। ऋण जैसी जो चीजें हैं, इसमें सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड छुपा हुआ होता है, कृतज्ञता का भाव इसमें शामिल होता है। ठीक है, जैसे हम प्रकृति से ब्रीदिंग करते हैं, श्वास ले रहे हैं, हम रोशनी, धूप, हवा, पानी इत्यादि ले रहे हैं, तो हमें प्रकृति के प्रति एक ऋण चुकाने का काम हमें करना चाहिए, कृतज्ञता का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। ये तमाम बातें ऋत और ऋण से संबंधित हो जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। अब एक एक करके हम आज इस पर सबसे पहले बात करेंगे वर्चू की, उसके बाद शुभता के बारे में, कर्तव्य के बारे में, है ना, अंतरात्मा के बारे में बात करेंगे, और ऋत और ऋण जैसे संकल्पनाओं के बारे में बात करेंगे जो इनके संबंधित होते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आ जाते हैं वर्चू। सबसे पहला है सद्गुण। ठीक है, वर्चू क्या होता है हमें ये जानना है। सबसे पहले इसके हम कुछ पॉइंट्स निकालेंगे परिभाषा में डालने से पहले। ठीक है, और वर्चू में क्या होगा, सद्गुण क्या है, जो भाई दुर्गुण से अलग होगा, जो दुर्गुण से अलग हो, दुर्गुण से अलग हो, ये क्या है, सद्गुण वही होगा जो दुर्गुण से अलग हो। कहीं ना कहीं सद्गुण का या वर्चू का संबंध जो है आदर्शों से है, मतलब उन व्यवहारों से, उन आचरण से है जिसके लिए शायद हमारा जन्म हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना जरूरी है। तो इसका संबंध एक आइडियलिज्म से, आदर्शवाद इसमें छुपा हुआ है। इसका संबंध जो है मूल्यों से, वैल्यूज सिस्टम, मूल्य से भी इसका संबंध है ना। और नैतिक मूल्यों के आधार पर ही हम क्या बात कर रहे होते हैं, वर्चू की बात करते हैं। वर्चू कुछ ऐसा नहीं है जिसमें कुछ नकारात्मक चीजें हों या कुछ निगेटिविटी इसमें हो, है ना। अर्थात इसका जो संबंध है, इसका संबंध प्रॉपर तरीके से किस चीज से रिलेटेड है, इसका संबंध कुछ अच्छा से, समथिंग डूइंग गुड, अच्छा, या कुछ सही करने से संबंधित है या नैतिक करने से संबंधित है। और सद्गुण में शुभता का तत्व, गुडनेस, शुभता, गॉड या गुडनेस जैसे तत्व भी इसमें शामिल होते हैं। ये इसके पॉइंट्स हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए जो हमें ध्यान रखना चाहिए। सद्गुण क्या होता है, ठीक है। दुर्गुण से अलग ऐसा, है ना, आदर्शात्मक, ऐसा आदर्शात्मक आचरण व व्यवहार जो मूल्य युक्त हो, मूल्य युक्त हो एवं इसमें मूल्य युक्त हो एवं इसमें शुभता, इसमें शुभता अंतर्निहित हो, अंतर्निहित हो। ठीक है, क्या कहलाता है, सद्गुण कहलाता है। यही इसका डेफिनेशन है। अब आप जब इस तैयारी में अंदर डूबेंगे, अंदर आगे बढ़ेंगे,
तो आपको वर्चू के बारे में बहुत सारे थ्योरिस्ट आपको मिल जाएंगे जो इसकी बात कह रहे होंगे, ठीक है। लगातार, है ना, सद्गुण अच्छा होता है या इसका क्या रोल है, इसकी भूमिका क्या है, इसके बारे में हमें थ्योरिस्ट मिलेंगे, ठीक है। अगले पेज पर आकर के देखते हैं, ठीक है। सद्गुण के बारे में, वर्चू के बारे में कई थिंकर्स हमें मिलेंगे जो हमें पढ़ने हैं। एक तो सबसे पहले ना सोक्रेटिस, सोक्रेटिस या सुकरात, इन्होंने यूनान में सद्गुण के महत्व को बड़े अच्छे तरीके से बताया। और यूनान में जो युवा थे उनको इन्होंने शिक्षा दिया कि मनुष्य को सद्गुणी होना चाहिए, उन्हें दुर्गुण से अलग होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने एक रास्ता बताया कि अंतरात्मा की आवाज़ से चलना चाहिए। हम लोग पढ़ेंगे इस पर, आगे डिपेंड करेगा, हम लोग आगे इसको देखेंगे। सद्गुण के बारे में, है ना, योग सूत्र में भी कहा गया है, योग सूत्र, ठीक है। इसमें महर्षि पतंजलि ने 2nd सेंचुरी BC में किताब लिखा था योग सूत्र, और उसमें 5 वर्चूज, 5 महाव्रत के बारे में बात किया गया। क्या क्या? सत्य, अहिंसा, ठीक है, अस्तेय, अपरिग्रह, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये क्या है? 5 महाव्रत का सिद्धांत। महात्मा गांधी इसी से प्रभावित हो गए, महात्मा गांधी ने भी इसे अपना लिया। गांधीयन थॉट्स में भी हमें ये मिलेंगे। इसका स्रोत क्या है? योग सूत्र ही है, महर्षि पतंजलि का, है ना। तो महात्मा गांधी के 5 महाव्रत के सिद्धांत में हम लोग इसको देखेंगे। ग्रीक फिलोसोफर में सुकरात के बाद, है ना, प्लेटो ने इसके बारे में बात किया है। सुकरात ने जैसे सद्गुण के प्रकार नहीं बताए और ये कहा कि जान के क्या करोगे। जैसे साहस एक मान लो कि वर्चू है, तो हम ये तो नहीं समझ पाते कि किस परिस्थिति में हमें कितना साहस रखना चाहिए, कितना नहीं रखना चाहिए, ये तो हमें समझ में आता नहीं है। तो इसलिए ऐसा जानने का कोई बहुत फ़ायदा नहीं है। जैसे मान लेते हैं न्याय एक सद्गुण है, तो हमें ये पता नहीं चल पाता कि किस परिस्थिति में किस तरीके से न्याय हमें करना चाहिए, कितना न्याय करना चाहिए, कितना न्याय नहीं करना चाहिए, ये सब बातें हमें अंडरस्टैंड नहीं हो पाती। लेकिन प्लेटो ने 4 प्रकार के सद्गुण के बारे में चर्चा किया, ठीक है। विजडम, ठीक है, बुद्धिमता, दूसरा साहस, करेज, तीसरा टेम्परेंस, आत्मसंयम, और चौथा है न्याय, है ना, जस्टिस। उसे उन्होंने एक तरीके से कार्डिनल वर्चू के रूप में कहा। और ये सारे पॉइंट्स जो हैं हम लोग इस पे देखेंगे और पढ़ेंगे आगे, ठीक है। प्लेटो के बाद हमें, है ना, यूनानी दार्शनिक में एरिस्टोटल हमें मिल जाएंगे, एरिस्टोटल या अरस्तु, ठीक है। इन्होंने अपने विचार अलग तरह से रखे। इन्होंने सुकरात के उस आइडिया से थोड़ा हटने का प्रयास किया कि भाई जो है सद्गुण जो है यही ज्ञान है और ज्ञान ही सद्गुण है। ये ठीक है कि अंतरात्मा की आवाज़ से हमें चलना चाहिए, हमें ज्ञानी बनना चाहिए, ऐसी बातें इन्होंने कही। लेकिन ये कहा कि सिर्फ इससे बात नहीं बनेगी, हमें थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए, हमें जानबूझकर नैतिकता का अभ्यास करना चाहिए। नैतिक अभ्यासों के माध्यम से ही हम अधिक क्या है, बेटर कर पाते हैं, ठीक है। और न चाहते हुए भी अगर कोई व्यक्ति नैतिक अभ्यास करता है तो उसमें काफ़ी बेहतर स्थिति में वो हो सकता है, ठीक है। और चूंकि हम जब एक ही चीज़ बार बार करते हैं तो हमारा आदत हो जाता है। ऐसे भी आप जानते हैं 21 दिन कोई काम करें तो हमारा हैबिट हो जाता है और फिर हम हैबिचुअली बिहेवियर करने लगते हैं। तो जानबूझकर झूठा ही सही नैतिकता का अगर हम अभ्यास करने लगें तो झूठा ही सही ये क्या होगा, अपने आप में एक तरीके से एथिकल कार्य होने लगेगा, ठीक है। तो ऐसे हम नैतिक हो सकते हैं। तो अलग अलग बातें हैं, हम सभी को पढ़ेंगे, सबको देखेंगे। तो वर्चू के बारे में
है ना, यूनानी और भारतीय दोनों दार्शनिकों ने, दोनों तरफ के दार्शनिकों ने इसके बारे में बातें की हैं। मैं आपको एक बस ब्रीफ एक आपके ब्रेन में मैं एक वातावरण बना रहा हूँ जिससे आप समझ पाएँ इसके घटक को बताते हुए। तो हम लोगों ने एक ये सद्गुण जैसे पहलू को देखा, इसका क्या फ़ायदा है लाइफ में, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर हम दुर्गुणी रहें, फूफू कंपनी अगर कोई करता है तो उसका परिणाम क्या होगा, परिणाम अशुभ ही होगा। इसके ठीक विपरीत अगर कोई व्यक्ति सही आचरण करता है ना, साहस रखता है, न्याय प्रिय रहता है, विजडम से काम करता है, आत्म संयमी है, यानी वो सद्गुणी है, वो कर रहा है जिसके लिए उसका जन्म हुआ है या उससे एक्सपेक्टेड है कि उसे करना चाहिए। इसमें व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी, व्हाट वुड बी जैसे पहलुओं के तत्व शामिल हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ये बहुत बेहतर हो जाता है। ठीक है। दूसरा है शुभता। संक्षेप में हम लोग शुभता के भी बारे में बात करेंगे। ये एक सामान्य अंडरस्टैंडिंग है जो हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। ठीक है। फिर हमें ये पढ़ना है, थिंकर के माध्यम से हमें ये सब पढ़ने को मिलेगा आगे। ठीक है। तो दूसरा पक्ष जो इसका है यह है गुडनेस, शुभता। शुभता, गुडनेस। ठीक है। शुभता को शुभता के तत्व क्या क्या होंगे? ठीक है। इसमें ईश्वरीय तत्व शामिल होते हैं, गॉड। शुभ का तत्व गॉड। कई लोग गॉड को नहीं मानते हैं, तो समथिंग गुड, कुछ अच्छा, हाँ, या कुछ भी सही इसमें होगा। नैतिकता की बातें जब भी होंगी ना, तो सही गलत का जरूर मामला सामने आएगा। ठीक है। इसका भी संबंध, शुभता का भी संबंध जो होगा ये आचरण से होगा या व्यवहार से होगा। ठीक है। शुभ का तत्व जो होता है वो कहीं ना कहीं मूल्यों से संबंधित होता है, मूल्य या वैल्यूज। जैसे हमें अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, आदर करना चाहिए, लोक सेवकों में सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, ऐसी तमाम बातें हमें करनी चाहिए। ये तमाम पहलू इसमें शामिल होंगे जो वैल्यू सिस्टम हमें देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा ये फ्यूचरिस्टिक होता है, भविष्य की बातें इसमें होंगी, मतलब भविष्य का उन्मुखीकरण होगा, फ्यूचरिस्टिक ओरिएंटेशन इसमें पाया जाएगा। इसके आधार पर ही इसमें बात की जा रही होगी। ठीक है। इसे अगर शब्दों में अगर गढ़ना हो या हमें बात करनी हो कि भाई शुभता क्या होगी, कैसे हम लिखेंगे? ठीक है। मूल्यों के आधार पर, मूल्यों के आधार पर, ठीक है, आचरण ऑब्लिक व्यवहार में सुधार का ऐसा तत्व जो उन पहलुओं से अलग या विपरीत होता है, विपरीत होता है, जिसके परिणाम अशुभ होते हैं, अशुभ होते हैं। ठीक है। तो ये हमें ध्यान देना चाहिए। मूल्यों के आधार पर
आचरण ऑब्लिक व्यवहार में सुधार का ऐसा तत्व जो उन पहलुओं से अलग है जिसके परिणाम अशुभ होते हैं। तो हमने पहले ही इसमें लिखा है कि इसमें कुछ अच्छा, कुछ समथिंग डूइंग गुड की बात है, व्यवहार से संबंधित है। और इसमें क्या है, इसमें एक तत्व अशुभ के विपरीत, अशुभ के विपरीत वाला पक्ष भी होगा। ठीक है। अब जैसे शुभता की हम बात करते हैं, ठीक है, तो हमेशा जितनी आध्यात्मवादी विचारधाराएं हैं वो शुभता को लेकर के चलती हैं। जैसे हम अगले पेज पर आके देखेंगे, जो हम आने वाले समय में पढ़ेंगे, है ना, शुभता के कॉन्टेक्स्ट में, या है ना, जितनी आध्यात्मवादी विचारधाराएं होंगी, जैसे महात्मा गांधी की जो संकल्पना है, महात्मा गांधीयन जो फिलॉसफी होगी, जो भारतीय जो नैतिक दर्शन या मान्यता है, वो शुभता पर बहुत ज़्यादा बल देती है। जैसे महात्मा गांधी ने 7 पाप की संकल्पना दी, 7 सिंस ऑफ पब्लिक लाइफ, लोक जीवन में 7 पाप, है ना। एक ब्रीफ में आपको हल्की सी बात अभी करते हैं और आप उसको समझेंगे डिटेल से जब हम जाएंगे और पढ़ रहे होंगे, है ना। चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान के पास पावर और पैसा भी है, वेल्थ भी है। ये एक याद रखने के लिए रखिएगा ध्यान में। जैसे कॉमर्स विदाउट मोरालिटी इज ए सिन, वाणिज्य बिना नैतिकता के पाप के जैसा है। एस फॉर साइंस, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, मानवता के बिना विज्ञान भी पाप है। रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस, है ना, त्याग के बिना धर्म पाप है। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, बिना चरित्र के ज्ञान बेकार है, पाप के जैसा है। और प्लेजर विदाउट कंसेंस, है ना, हमारी अंतरात्मा या अंतर बोध जो है, इसके बिना प्लेजर, सुख भोग करना पाप के जैसा है। अगला पी का मतलब है पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, बिना सिद्धांत के राजनीति भी पाप के जैसा है। और वेल्थ विदाउट वर्क, बिना मेहनत के, बिना कार्य के जो संपत्ति है वो भी पाप के जैसा होता है। तो 7 पाप की अवधारणा, कहीं ना कहीं इसमें क्या छुपा हुआ है, शुभता का तत्व छुपा हुआ है। अभी आप ऐसा मत सोचो कि महात्मा गांधी हो गया, इतना ही नहीं। मैं आपको एक बस इंट्रो आपको एक दे रहा हूँ, एक बता रहा हूँ कि कौन कौन से घटक हैं जो हम लोग नैतिकता में पढ़ते हैं। ठीक है, इन सब पर एक एक करके बात करेंगे और बहुत डिटेल से हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। शुभता की अवधारणा को गीता में भी कहा गया है। गीता में जो योग की बात की गई है, इसमें कहीं ना कहीं शुभता का तत्व छुपा हुआ है। आत्मा का परमात्मा से सम्मिलन, ठीक है, जो हम कुछ अच्छा कर पाएंगे तभी ऐसा पॉसिबल होगा। विवेकानंद के जो विचार हैं दरिद्र नारायण के बारे में, दरिद्र देवो भव, शुभ को लेकर के वो चलते हैं। लगातार ऐसे पहलू हमें दिखाई देंगे, शुभ 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 की बात कर रहे होंगे। ठीक है, और जैसे वेस्टर्न थिंकर्स में अगर हम जाएंगे तो शुभता को लेकर के हमें जैसे जॉन रॉल्स मिल जाएंगे, है ना, जॉन रॉल्स। ठीक है, जॉन रॉल्स जैसे थ्योरिस्ट के द्वारा, है ना, प्राइमरी गुड की अवधारणा दी गई है। किसी भी देश को या समाज को अगर सक्सेस पाना है तो उन्हें क्या है, कुछ प्राथमिक शुभ, प्राथमिक शुभ को लेकर के चलना होगा। प्राइमरी गुड की अवधारणा को लेकर के चलना होगा। इसमें लिबर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। और हम लोग पढ़ेंगे, अमेरिका के एक थ्योरिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बात किया। तो हमें शुभता जैसी चीज़ों को भी लेकर के चलना है। ठीक है, अब तीसरा पहलू जो इसके आगे है, जो फैक्टर्स के रूप में हम देख रहे हैं कि कौन कौन से घटक इसमें शामिल हैं, उसमें जो तीसरा हो जाता है वो है कर्तव्य।
ठीक है, ड्यूटीज, ड्यूटीज की बात हम इसमें करते हैं। ठीक है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात हम यहाँ करेंगे। ड्यूटीज में क्या क्या चीज आ जाएगा, कौन कौन से बिंदु इसमें शामिल होंगे जो हमें देखना होगा। ठीक है, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये होगा कि कर्तव्य में की जो अवधारणा है ये अंदर से आएगी, बाहर से देख करके नहीं होगी, ये आंतरिक विषय वस्तु से होगी, है ना, इंटरनल होगी, आंतरिक। ठीक है, इसमें कुछ अंतर्ज्ञान या अंतर्बोध की बात होती है, बोधगम्यता, बोधगम्यता इसमें शामिल होगी। जब हम कॉन्शियस हो जाएंगे तभी हम कर्तव्य के तरफ बढ़ते हैं। कर्तव्य का संबंध चेतनशीलता से है, चेतना जब होगी तभी कोई कर्तव्य के बारे में समझेगा। चेतनशीलता, कॉन्शसनेस हमारे अंदर है या नहीं है, ये पॉइंट बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कॉन्शसनेस हमें कर्तव्य को निभाती है। कहीं ना कहीं कर्तव्य की अवधारणा जो है ग्रैटिट्यूड को भी लेकर के चलती है, कृतज्ञता। जैसे मान लीजिए हम समाज के प्रति अपने कर्तव्य को निभाते हैं, है ना, और पैसे कमा करके, है ना, समाज में दान अगर करते हैं, अर्न करते हैं, डोनेट करते हैं, अगर हम कुछ इस तरह से कार्य कर रहे होते हैं तो इसका संबंध जो है किससे होता है, ग्रैटिट्यूड से होता है। ठीक है, ग्रैटिट्यूड या कृतज्ञता इससे संबंधित होता है। कहीं ना कहीं कर्तव्य एक तरह का ऑब्लिगेशन या बाध्यता को दर्शाता है, बाध्यता को दर्शाता है। इसमें कुछ ना कुछ आदर्श शामिल है, इसका संबंध मूल्य, वैल्यूज से है, और इसका संबंध जाहिर है, जाहिरा तौर पर नैतिकता से है। यहाँ पर बच्चों एक पॉइंट बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमेशा नैतिकता के लिए कर्तव्य पर बल दिया जाता है, अधिकार पर बल नहीं दिया जाता है। अधिकार जो है वह संवैधानिक रूप से या वैधानिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कर्तव्य का संबंध नैतिकता से है। ये हमें निश्चित रूप से ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो इन चीज़ों पर बिल्कुल स्पष्टता रखें। अगर हमें इसे शब्दों में पिरोना हो, परिभाषा हमें लेनी हो, कर्तव्य क्या है, ठीक है, तो आंतरिक बोधगम, चेतनाशील, कृतज्ञता की अवधारणा, बाध्यता, आदर्शात्मक, ये सब पहलू ध्यान में रखकर हमें अपनी बात को कहना होगा। ठीक है, और वो क्या हम कहेंगे, ऐसा आंतरिक बोध जो मूल्य प्रेरित हो और उसमें, ठीक है, दूसरों के प्रति कृतज्ञता का भाव भी अंतर्निहित हो, उसे कर्तव्य कहते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, एथिकल बिहेवियर को दर्शाता है। ऐसा आंतरिक बोध जो मूल्य प्रेरित हो और उसमें, है ना, दूसरों के प्रति कृतज्ञता का भाव अंतर्निहित हो, उसे क्या कहते हैं, कर्तव्य कहते हैं। हमें ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। ये बच्चों इम्पॉर्टेंट है, ये अपने आप में ध्यान देने योग्य है कि जो कर्तव्य की जो संकल्पना है, कर्तव्य, इसमें हमें बहुत सारे, है ना,
एथिक्स में बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को पढ़ना है। एक तो डिओंटोलॉजिकल एथिक्स, डिओंटोलॉजिकल, ठीक है, एथिक्स को हमें पढ़ना है। इसको हम कहते हैं कर्तव्यवादी नीति शास्त्र, कर्तव्यवादी नीति शास्त्र, ठीक है, डिओंटोलॉजिकल एथिक्स। ये कर्तव्यवादी नीति शास्त्र में हमें कौन कौन मिल जाएंगे? वेस्टर्न थिंकर में तो देखेंगे तो कांट, इन्होंने बड़े स्तर पर कर्तव्यों पर बड़ा बल दिया है कि इन्होंने मोरल विल की संकल्पना दी है, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के कि नैतिक इच्छा क्या है। तो सेल्फ इम्पोज्ड इम्पेरेटिव ड्यूटीज है ना, स्व आरोपित आदर्शात्मक कर्तव्य को इन्होंने नैतिक इच्छा कहा है। ऐसी इच्छाएं जो हमारे ऊपर स्व आरोपण से हो, हमने कहा ना आंतरिक पहलू इसमें होता है, कोई बाहर से दबाव ना हो, और इसमें है ना आदर्शात्मक हो, आइडियल हो, हमें क्या करना चाहिए का भाव शामिल हो, ऐसी तमाम बातों को इसमें शामिल करते हैं। तो ये कर्तव्यवादी नीति शास्त्र में शामिल होगा। गीता में जो कर्म योग की अवधारणा है, कर्म योग, गीता का ये इससे संबंधित है ना। विवेकानंद का राजयोग, ठीक है, अरविंद घोष है ना, अरविंदो घोष का अगर हम देखें तो पूर्ण योग, ये सब क्या, सब कर्तव्यवादी है। राजयोग, सब लोग ना कर्तव्य पर बड़ा बल दिया है, कर्तव्य पर, ठीक है। तो डिओंटोलॉजिकल एथिक्स का बोलबाला है ना, वेस्टर्न से लेके इंडियन तक, और कर्तव्यों की बहुत बात की गई है, ठीक है। दूसरे व्यक्ति के प्रति कर्तव्य, जीव मात्र के प्रति कर्तव्य है ना, समाज के प्रति कर्तव्य, राज्य के प्रति कर्तव्य, ये तमाम बातें हम लोग इसमें देखेंगे। इसमें हम ऐसी चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कर्तव्य की बात हो गई है। इसके बाद जो पांचवा विषय है हमारे लिए, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, और इसका संबंध है ना अंतरात्मा, अंतरात्मा से, है ना, कंसस, ठीक है। कंसस क्या होता है, इसे हमें ध्यान देना है, ठीक है। कंसस के बारे में बात करना है कि इसमें कौन कौन से फैक्टर होंगे। कंसस जो अंतरात्मा, ये क्या है? परमात्मा का अंश है, परमात्मा परमात्मा, कई लोग नहीं मानते हैं गॉड को, तो इसमें क्या हो जाएगा? शुभता, शुभता या गुडनेस का भाव इसमें शामिल होगा कि आत्मा में परमात्मा के अंश की ही बात हम लोग कर रहे होंगे, और ये होगा, ठीक है। ये जो कंसस है, इसका संबंध इमोशन से, भावना। ये सिर्फ एक तरह की भावना नहीं है, बल्कि इसमें आदर्श है, मतलब अच्छी भावना, भविष्य की चीज़ें हैं, ये मूल्य से, है ना, हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति यद्यपि मस्तिष्क में होती है, लेकिन हृदय से संबंधित विषय होती है, और ये हमें नैतिक दुविधाओं से बचाने का कार्य करती है हमेशा, ठीक है। ये नैतिक दुविधा से बचाव करने का कार्य करती है, ठीक है, और एक तरीके से नैतिक मार्गदर्शन करने का कार्य करती है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति देखिए तब होगी जब ये दुविधा जरूर होगी, जब तर्क समाप्त हो जाए, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कंसस के लिए हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसकी परिभाषा नोट डाउन करिए। यह एक ऐसी
आदर्शात्मक आइडियल भावना है जिसकी उत्पत्ति तब होती है जब तर्क शक्ति या विवेकशीलता या रेशनैलिटी, तर्क शक्ति ऑब्लिक विवेकशीलता समाप्त हो जाए या जब मनुष्य कोई अनैतिक कर्म करने के प्रति बढ़ता। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमें इसमें ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स भी कि ये एक आदर्शात्मक भावना है ना, आदर्शात्मक भावना है जिसकी उत्पत्ति तब होगी जब ये रेशनैलिटी है ना समाप्त होने लगे, जब हमें सही गलत पता ना चले, क्या करें क्या ना करें, बाएं जाएं कि दाहिने मुड़ें, क्या करें ये स्पष्ट ना हो, तब इसकी उत्पत्ति होती है। और यह तब होगा जब कोई अनैतिक कर्म करने बढ़ेगा, तभी कंसस आता है। जैसे कोई सिविल सेवक अगर वो रिश्वत लेना चाह रहा है और हाथ बढ़ रहा है, रिश्वत आगे दिख रहा है, उसी समय ये स्पार्क करेगी, ऐसी भावना की उत्पत्ति होगी और ये होगा कि भाई रिश्वत मत लो। हालांकि अलग बात है कि उस पर ध्यान नहीं देता है और बाहरी प्रेशर में, एक्सटर्नल प्रेशर में है ना, लोभ मोह इत्यादि इत्यादि, ग्रीड के प्रभाव में है ना, या इंद्रियों के प्रभाव में, सेंसेस के प्रभाव में, साइट साउंड स्मेल टच एंड टेस्ट, इसके प्रभाव में वो उसको रिसीव कर लेता है, लेकिन इसकी उत्पत्ति इसी समय में होगी। या फिर ऐसा मान लीजिए कि आप एक सिविल सर्वेंट हैं और आप ऐसे जगह पर फंस गए हैं जहाँ पे अब कुछ जैसे केदारनाथ जैसा कांड हो गया है, ना बिजली है ना कुछ है ना देखने वाला है, बैंक का पैसा ऐसे ही बह के जा रहा है, सब कुछ तहस नहस हो चुका है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, सही गलत आपको पता चल नहीं पा रहा है। फिर ऐसी स्थिति में ये उत्पत्ति इसकी होती है। ठीक है, तो ये पहलू हमें ध्यान में रखना चाहिए और इस तरीके से अंतरात्मा की बात होंगी। ये जो पाठ्यक्रम है इसका एथिक्स का, इसमें कंसस के बारे में बहुत कुछ आपको पढ़ना है। ठीक है, और लगातार हम लोग इसके विषय वस्तुओं पर बात करेंगे, इस पर हम देखेंगे। इसमें कंसस के बारे में अगर आप देखेंगे ना तो बहुत सारे थिंकर्स हमें मिलेंगे जो अंतरात्मा की आवाज़ से काम करने की बात कह रहे हैं। एक तो सुकरात ही सबसे पहले, और इनके सारे सुकरात एंड अदर्स मूल रूप से ये कह रहे होंगे है ना, इनके चेले प्लेटो, फिर उनके शिष्य अरस्तु, उनके द्वारा ये सब हो रहा होगा। ठीक है, इसके बाद रूसो ने इसके बारे में बड़ा बल दिया है। रूसो ने कहा कि ये कोई नैतिकता के लिए मार्गदर्शक ही नहीं है, बल्कि ये स्ट्रेंथ है, नैतिक बल है, ये एक तरह से मोरल स्ट्रेंथ है, नैतिक बल। मतलब अंतरात्मा से ही हम कोई बड़ी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो वेस्टर्न थिंकर्स में अगर जाएंगे तो ये दो बड़े लोग हमें मिल जाएंगे। बाकी जो भारतीय दर्शन है, भारतीय जो दर्शन है, यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा है ना। गीता की बात जो है उसमें भी अंतरात्मा या विजडम की बात की गई है, विवेकानंद के भाव में है, महात्मा गांधी के थॉट में है, अंतर मन को जगाने वाली बात यहाँ पर अधिकतम थ्योरिस्ट में, ऑलमोस्ट ऑल थिंकर्स
इसकी बात कर रहे होंगे। इंडिया में कुछ ज़्यादा ही इसके बारे में बात होगा, ठीक है। तो कंसस भी एक इम्पॉर्टेंट है। इसके प्रकार भी हमें पढ़ने हैं। अगर आप सिलेबस देखोगे, आपको हमने याद करने को कहा है, तो एक सिलेबस है लोक सेवा मूल्य एवं लोक प्रशासन में नैतिकता। इस विषय में एक पहलू है जो हमें ध्यान रखना चाहिए, और वो ये है कि जैसे हम नैतिकता को बनाने के लिए अंतरात्मा की आवाज़ से प्रभावित होते हैं। इसके टाइपोलॉजी को भी हमें पढ़ना है। ट्रू कंसेंस, फॉल्स कंसेंस, प्रोबेबल कंसेंस। जो ट्रू कंसेंस है वो उसको कहते हैं जैसे जो तथ्य है उससे अंतरात्मा की आवाज़ मैच कर रही है। जैसे तथ्य ये है कि ये व्यक्ति बहुत सही है, ऐसा कहा जा रहा है, और आपको भी लगता है कि हाँ आपने देखा है उसको बिहेव करते हुए, ये सही है, ठीक है। फॉल्स कंसेंस क्या है? पूरी दुनिया कह रही है कि ये व्यक्ति गलत है, इसने या अनैतिक कर्म किया है, रिश्वत लिया है, ये है वो है, लेकिन आप जानते हो कि ये व्यक्ति कभी ऐसा नहीं किया। जब भी आप व्यवहार करते हो आपकी अंतरात्मा नहीं कह रही है, तो ये फॉल्स कंसेंस है। इसका ये मतलब नहीं कि कंसेंस फॉल्स है, उस तथ्य से मैच नहीं कर रहा है। अंतरात्मा हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा सही मार्गदर्शन देती है, और कभी प्रोबेबिलिटी होती है, कभी हाँ कभी ना वाली स्थिति होगी। ये तब होगी जब आप भावनात्मक रूप से सही नहीं रहेंगे, कभी टेंशन में हो जाएंगे, स्ट्रेस में होंगे, तब जैसे गाड़ी चला रहे हैं हम, ड्राइव कर रहे हैं, और उस समय आपको कोई मैसेज आ जाए, ठीक है। अब उसके बारे में आप में कभी हाँ लगेगा, या उस समय गाड़ी चलाते समय प्रेशर में कोई किसी के बारे में बताए कि फलां व्यक्ति बहुत गड़बड़ है, अनैतिक है, या फलां व्यक्ति बहुत ही अच्छा है, तो आपकी अंतरात्मा से कभी हाँ कभी ना होगा। जो कि क्या है, एक जो ड्राइविंग करते समय जो इमोशंस है, आप जो एक्सेलरेट कर रहे हैं ना, थ्रिलिंग की जो भावनाएं हैं, उसमें आपको बहुत सारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। बहुत गुस्से में, बहुत मोहब्बत में, बहुत ईर्ष्या में, इसमें वास्तविकता का समझ नहीं आता है, तो कंसेंस भी उस समय सुनाई नहीं देगा। इमोशंस उसको रोकते हैं, खास करके निगेटिव इमोशंस उसको बहुत रोकने का कार्य करते हैं। तो ऐसी ढेर सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे इसमें, इसके केस स्टडीज़ को भी हम लोग लेंगे, ठीक है। तो ये है चौथा विषय जो हम लोगों ने देखना है, पढ़ना है। इसके बाद आईएएस के तो सिलेबस में नहीं है, उसकी ज़रूरत तो है केस स्टडीज़ के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, और वो है आरएएस के लिए, ठीक है। तो मैं इसका थोड़ा सा ये चेंज कर देता हूँ ताकि आपको भी थोड़ा समझ में आ जाए, है ना। और इसको अलग तरीके से देखते हैं। रित एवं ऋण की अवधारणा। रित एवं ऋण, ठीक है। रित क्या है? रित की उत्पत्ति जो है वो रीति से हुई है ना। ये जो है रित, इसकी उत्पत्ति हिंदी भाषा के रीति से हुई है। हिंदी भाषा है ना। रित या रीति ये कहती है कि हमारा आचरण रित जात होना चाहिए। रित जात मतलब जो सामाजिक मानक हैं, जो रीतियां हैं, उसी के अनुरूप हमारा व्यवहार या आचरण होना चाहिए। जैसे भारत में इसका बड़ा महत्व है कि सामाजिक जो मान्यता है, बड़ों का इज्जत करना, महिलाओं का इज्जत करना, है ना, किसी पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी, टीका टिप्पणी, कमेंट ना करना, ऐसी बातें इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो जो रित जात आचरण करने वाली बात होती है उसमें कहते हैं रीतियाँ। यानी हमारे आचरण तभी नैतिक होंगे, आचरण में नैतिकता तभी आएगी, या ये सही तभी माना जाएगा, या ये मान्य तभी होगा जब ये क्या होगा, सामाजिक रीतियों से प्रेरित होगा। इसका संबंध क्या होगा, रीति रिवाज प्रथा परंपरा से युक्त होगा। यानी सामाजिक रीतियां अगर हैं तो होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो रित का संबंध है ना, ट्रेडिशन, कस्टम, इन्हीं चीज़ों से है। ये भी अपने आप में हमारे आचरण को सही करने की, नैतिक बनाने की बात करता है। और कहीं ना कहीं ये सामाजिक मानक को ऊपर डालने की या किसी व्यक्ति
को सोशलाइज करने पर बल दिया जाता है। इसका जो लक्ष्य है ये क्या है? सोशलाइजेशन, कि मनुष्य का व्यक्तिकरण ना रहे बल्कि उसका सामाजिकरण उसका हो जाए। ठीक है, तो ये है कहानी रित की। रित के बारे में हम लोगों ने ऐसी बातें की और देखी। जो ऋण की अवधारणा है वो भी भारतीय दर्शन में काफी फेमस है, काफी महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलता है। ऋण है ना, ऋण, ये जो ऋण की जो अवधारणा है ये बेसिकली कृतज्ञता, सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता की भावना से संबंधित है ना। कृतज्ञता की भावना से, सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड इसमें देखने को मिलता है ना। और इन अर्थों में हम 3 प्रकार के ऋण की विचारधारा की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, एक तो पितृ ऋण, पितृ ऋण, इसका ये मतलब नहीं है कि पिता के प्रति ऋण, इसका मतलब पितरों के प्रति, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं ऊपर सभी, इनके प्रति। ठीक है, दूसरा है इसमें माता भी शामिल हो जाती है, ऐसा नहीं है, कई जगह पे लोग मातृ ऋण भी लिख देते, नहीं, पितृ ऋण में सभी शामिल, पितरों, उसमें हमारे माता पिता, उनके पेरेंट्स, उनके मदर्स इत्यादि सभी आ गए। दोनों लाइन में, मैटरनल और पैटर्नल, हम हमारे माता और पिता वाले लाइनों में दोनों ही इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, पितृ ऋण के बाद इसमें हमें देव ऋण की अवधारणा को भी देखना होगा। देव ऋण अपने आप में ये क्या है? ये प्रकृति के प्रति, देवताओं के प्रति ऋण की इसमें बात की गई है। और तीसरा जो है वो है ऋषि ऋण, ऋषि ऋण की बात की गई है, अपने टीचर्स, अपने मेंटर्स के प्रति हाँ ग्रैटिट्यूड रखना। अब इसको समझिए, ये जो पितृ ऋण है ये क्या कहता है, इसमें किन बातों पर बल दिया जाता है। जैसे ये मान लीजिए हमारा एंसेस्ट्रल लाइन चला आ रहा है, ठीक है, इस एंसेस्ट्रल लाइन में मान लेते हैं हम यहाँ पे कहीं पाए जाते हैं, तो ये कैसे हुए, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई? हमारे पिता, हमारी माँ, उनके पिता, मदर, ऐसे इन सब के बीच रिश्ते बनते आए तो हमारी उत्पत्ति हुई। किसी एक को ब्रेक कर दीजिए, हमारी पीढ़ियों में ऊपर कोई एक मान लीजिए नहीं होते या कोई जिद्दी हो जाते, विवाह ही नहीं करते, तो क्या हमारा अस्तित्व रहता? नहीं रहता। तो हमें हमेशा अपने अस्तित्व की वजह से, हमें जो ये शरीर मिला, हमें ये जो जीवन मिला, ये इतना सीखने को जो मिल रहा है, आप IAS बनेंगे, है ना, इतने बड़े देश में, है ना, 130-35 करोड़ में मात्र 6,500 कैडर स्ट्रेंथ है IAS का, इनमें से आप होंगे। तो ऐसे व्यक्ति को, ठीक है, अपने पितरों के प्रति, एंसेस्टर्स एंसेस्टर्स के प्रति उसमें सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड जरूर होना चाहिए और उसमें एक कृतज्ञता का भाव उसके पास जरूर होना चाहिए कि भाई हमें जन्म देने के लिए, हमें इतना अच्छा जीवन देने के लिए हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं। ठीक है, अब है देव ऋण। देव ऋण का मतलब जो है ये प्रकृति के प्रति, प्रकृति, जैसे वैदिक पीरियड में पितृ ऋण से उबरने के लिए, ठीक है, श्राद्ध कर्म की बात की जाती थी, है ना। श्राद्ध अपने आप में कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ पर, है ना, हमें बेसिकली दान पुण्य करने की बात है, कुछ दया, करुणा, सहानुभूति, कमज़ोर वर्गों के प्रति अभ्यास हमारे अंदर हो जाए, ये है। आज भी अपने हम एंसेस्टर्स के नाम पर स्कूल खोलते हैं, कॉलेजेस बनाते हैं या कुछ दान करते हैं, किसी भी अच्छे शुभ दिन पे करें, या इसके लिए एक भारत में समय आता है, एक कुछ महीना ही होता है जिसमें यह कार्य किया जाता है। तो लक्ष्य यही है कि आप ऋण चुकाने की प्रक्रिया में आप कुछ क्या कर दें, कुछ दान कर दें, कुछ गरीब व्यक्ति की सहायता कर दें। तो इस तरीके से ये क्या है, नैतिक बनाने का एक प्रयास ही है और कुछ नहीं है। इसी तरीके से देव ऋण में ऐसा नहीं कि कोई देवता के प्रति पूजा पाठ, है ना,
जो वैदिक पीरियड था, वैदिक पीरियड में इसके लिए है ना यज्ञ किया जाता था, लेकिन आज हम लोग ऐसा नहीं इसके बारे में देखते हैं। इसमें क्या होगा, हवा है ना, पानी, धूप, रोशनी इत्यादि, इसके बिना नहीं हम कर सकते। जैसे हम बिना हवा के जीवन के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये हमें जो ब्रीदिंग करने के लिए मिला है, तो हमें इस प्रकृति के प्रति ध्यान रखना चाहिए, यानी पर्यावरण से इसको जोड़िए, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण से इसको जोड़ करके देखा जाना चाहिए। इन्वायरमेंटल एथिक्स के कॉन्टेक्स्ट में हमें ये सारी बातें करनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? पर्यावरणीय नैतिकता के संदर्भ में है ना, हमें अपने प्रकृति के प्रति ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए। हमें अपने परिवेश, वातावरण, इन्वायरमेंट, उसे बेहतर बनाने का काम करना चाहिए। ऋषि ऋण, पहले इसके लिए जो है वो क्या किया जाता था, ब्रह्मचर्य का पालन। मतलब ऋषि ऋण से उरीन होने के लिए, इस कृतज्ञता को प्रस्तुत करने के लिए वैदिक पीरियड में क्या होता था, ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचारी किसको बोलते हैं? ब्रह्मचारी उसको बोलते हैं जो अपने टीचर के साथ रहता है और ब्रह्म की तलाश में है, नैतिक ज्ञान की तलाश में है। और पहले ऐसा होता भी था, लोग आश्रमों में जाते थे। आप ऐसा ना समझें कि ऋषि ऋण में है ना वो अंगूठा काट लेना या कुछ ले लेना, ये उनका दक्षिणा, ये शामिल, ये सब क्या मिस इंटरप्रिटेशन, ये नहीं होता था। ब्रह्मचर्य का पालन वैदिक पीरियड में जाएंगे तो। अभी जो है, एक तो ऋषि का मतलब ये नहीं कि सिर्फ टीचर से ही आप जो सीखते हैं, आप जो किताब से, गूगल सबसे बड़ा टीचर है, उसे प्रति ग्रेटिट्यूड आपका होना चाहिए। आपने जहाँ से भी कुछ लर्न किया, जहाँ से भी कुछ सीखा है, जैसे आपने किसी किताब से कुछ सीखा है, अपने माता पिता से सीखा है, अपने शिक्षक से सीखा है, अपने बड़े भाई बहन से सीखा, कहीं से भी जो ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है, उनके प्रति आपका ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। आप एक प्रोफेशनल लाइफ में सफल हो गए तो इसका कैसे उरीन होंगे आप, उस ज्ञान को बढ़ा करके। जैसे मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, आप आईएएस बन जाते हैं तो आप निःशुल्क सेवा देना। कमज़ोर बच्चों को जो मुख्य धारा से पीछे हैं, उन्हें निःशुल्क कुछ पढ़ा करके उन्हें भी यहाँ लाने का प्रयास करना। तो ये एक तरह की कृतज्ञता। इसमें भी क्या है, नैतिकता का भाव छुपा हुआ है, इसमें भी एथिक्स है, ठीक है। इन्वायरमेंटल एथिक्स की हम जो बात कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण की, इसमें भी नैतिकता का पक्ष शामिल है, ठीक है। तो ये ऋत ऋण जैसी बातें भी ये शामिल है। ये सभी पीडीएफ मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आप नहीं भी लिखे हो कोई बात नहीं है, आपको बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन नोट्स दिए जाएंगे, आप ये काम अच्छे से कर पाएंगे। तो अभी एक हमने आपको ये बताया ओवरऑल। यहाँ से देखिए कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हम एथिक्स में पढ़ते हैं और इसकी हम तैयारी करते हैं। फैक्टर्स ऑफ एथिक्स, वर्चू के बारे में बात किया, शुभता के बारे में बात किया, कर्तव्य के बारे में बात किया, ठीक है, कंसस के बारे में बात किया, ऋत ऋण के बारे में बात किया, बिल्कुल सिंपल तरीके से, सरल भाषा में, परिचय के रूप में। और ये सभी तत्व, जैसा कि हमने आपको बताया, जब आप मोरल थिंकर पढ़ेंगे, कोई नैतिक सिद्धांत पढ़ रहे होंगे, तो बहुत डिटेल से आपके पास वो मिलेंगे और इस तरह से हम लोग बातें आगे करते रहेंगे, ठीक है। तो अभी एक छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, फिर नेक्स्ट हम लोग एथिक्स के कॉन्सेप्ट पर आ जाएंगे। एथिक्स परिभाषा हमने आपको बता दिया है, एथिक्स और मोरालिटी में अंतर क्या है उस पर बात करेंगे, नैतिकता के आयाम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।